देखिए, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं श्याम स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार CMR ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है साइंस ऑल डिवीज़न मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी से होगा। ठीक है, तो सभी में से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। ठीक है, बताइए कितना क्वेश्चन सही हुआ आपका और कितना गलत हुआ। ठीक है, नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन पहले स्टार्ट होगा, फिर केमिस्ट्री का आएगा, फिर बायो का आएगा। ठीक है, चलिए ये वीडियो आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें से 100 में से 80 क्वेश्चन टकराना निश्चित है, और 70 या 80 क्वेश्चन टकराएंगे ही टकराएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन। अब पहला प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न है पहला कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये ऊष्मा पर करता है, या चुंबकीय पर करता है, या रासायनिक पर करता है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, ठीक है, उसमें हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिए हमारा ये प्रश्न है, ये प्रश्न कि कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, लकड़ी है, या गोबर गैस, या नाभिक ऊर्जा, या कोयला। देखिए, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो इसमें हो जाएगा नाभिकीय कोयला, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा ये प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। यह प्रश्न कर रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है एम्पियर होता है, या वोल्ट होता है, या ओम होता है, या वाट होता है। तो हमारा आंसर देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए एम्पियर होता है, या वोल्ट होता है, या ओम होता है, तो इसका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यह प्रश्न है कि वोल्ट बाई एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट बाई एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है? ये एम्पियर प्रदर्शित करता है, या वोल्ट प्रदर्शित करता है, या ओम प्रदर्शित करता है, या वाट प्रदर्शित करता है? तो ये ओम प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये कह रहा है कौन अर्धचालक होगा। ठीक है, अर्धचालक नहीं है, ये अर्ध होगा, अर्ध लिखा गया है, सॉरी, ये अर्ध होगा। ठीक है, अर्धचालक नहीं है, तो इसमें कौन अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन है, या जर्मोनियम है, या पारा है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अर्धचालक पारा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए ये प्रश्न है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र में निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होती है। 0 एवं 25 मीटर, एवं या 0 एवं अनंत, या 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। देखिए ऑप्शन नंबर इसका हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन VVI है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टार। ठीक है, इसे लगा लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह कहता है कि जरा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस द्वारा किया जाता है।
जरा दूरदृष्टि दोष। देखिए इसका आंसर हो गया अवतल दर्पण, अवतल होगा या बाइफोकल या अपसारी या अभिसारी। तो देखिए जरा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उपचार के लिए हमें लगाना होता है ये बाइफोकल लेंस। ठीक है, इसमें इससे ग्रसित व्यक्ति को न दूर की वस्तु दिखाई देती है न नज़दीक की। ठीक है, इसीलिए इसी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। ये क्वेश्चन देखिए कि नेत्र से बना किसी बिंदु का बना प्रतिबिंब होता है। तो ये क्वेश्चन तो मस्ट भी आई है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा या वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। चलिए अपने अगले प्रश्न को चलते हैं। यह प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता या इनमें से कोई नहीं। लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर हमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो हमें दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? मतलब मानव के नेत्र में जो नेत्र होता है किस भाग पे उसका प्रतिबिंब बनता है? यह बनता है कॉर्निया पर या परितालिका पर या पुतली पर या रेटिना या दृष्टिपटल। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, रेटिना और दृष्टिपटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अपने अगले प्रश्न को चलते हैं। यह क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तारे जो टिमटिमाते हैं कि सिद्धांत किस पर आधारित है? तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर या प्रकीर्णन के सिद्धांत पर या फिर वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अपवर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के सिद्धांत पर। तारे की टिमटिमाना व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कह रहा फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, इसे करने का अंतर मतलब है कि कैमरा में कौन सा ये होता है, लेंस होता है या दर्पण। तो अवतल होता है या उत्तल लेंस होता है या दर्पण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यह प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका ऑप्शन, इस ऑप्शन का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यह कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? लीजिए हलवा वाला क्वेश्चन, ये एकदम हलवा क्वेश्चन है। इसमें ये प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? एक है या दो है, तीन है, चार है, या आप कमेंट में बताएंगे। होमवर्क आप सभी से ज़रूर बताइएगा अगर क्लास कर रहे हैं तो। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI भी है, याद रखिएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यह कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है?
अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। ये भी एकदम हलवा क्वेश्चन है, पर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दर्पण वाला क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, तो इसमें हमें सबसे बड़ा प्रताप प्राप्त होता है अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से हमारा वस्तु हमेशा छोटा प्राप्त होता है, ठीक है, छोटा। अब देखिए, ये गाड़ी के जो शीशा पीछे देखने के लिए बैक लाइट, बैक मतलब मिरर लगाया जाता है, तो हमें उसमें भी उत्तल दर्पण ही प्राप्त लगाया जाता है, क्योंकि वह दूरी की वस्तु को साफ साफ दिखाता है, ठीक है। इसीलिए हमें उसमें उत्तल दर्पण लगाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है, किया जा सकता है। ओ देखिए, ये कौन सा लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। कांच से तो हम बना सकते हैं, जल से बन जाएगा, प्लास्टिक से भी बन जाता है, पर मिट्टी से नहीं बनता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस या अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमें सही, ठीक है। सॉरी, गलती हो गया, हमें ये आपको होमवर्क में देने का लायक था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। उत्तल लेंस को कहते हैं, हाँ ये वाला आपको होमवर्क दिया जाता है। अभिसारी लेंस या द्विउत्तल लेंस या अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं, ये आपको होमवर्क दिया जाता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है या ऋणात्मक धनात्मक दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ये हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है, ये हमेशा ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन था अवतल लेंस की क्षमता होती है तो ऋणात्मक, अवतल लेंस की क्षमता होती है तो ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये बना के लाइएगा। ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा या ये भी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं, ये आप बना के बताइएगा और ज़रूर बताइएगा भाइयों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं या प्रदीप्त कहते हैं या प्रकिरण कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं किरण पुंज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो ये होगा कि +5D होगा या -5D या +2D या -2D, सॉरी +2D या -2D, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, +2D, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्या 2D क्षमता वाले लेंस को कहा जाता है? ये क्वेश्चन कहते हैं 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसनांतर होती है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यह क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं। प्रकाश की किरण को पथ का दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है या फोकस दूरी कहा जाता है, सॉरी ये फोकस कहा जाता है या किरण पुंज कहा जाता है या इनमें सभी कहा जाता है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा किरण आरेख, ठीक है। प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है किरण आरेख।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है कि लेंस का साई मात्रक होता है। ये क्वेश्चन मस्ट भी इम्पोर्टेंट है। ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन भाई बताइएगा, प्लीज़ बताइएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को निश्चित बताइएगा। डायप्टर होगा या ल्यूमेन होगा या लक्स होगा या एंगस्ट्रम होगा। ये क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। स्टार लगा लीजिए, VVI। याद कर जइया कुआर रहनी, पीवा से पहले तोहार रहलू। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है या वास्तविक काल्पनिक दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा काल्पनिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मोटर कार के हेडलाइट का किसका प्रयोग है। देखिए हमें जो क्वेश्चन बोले थे ना, ये क्वेश्चन मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल लेंस या हाँ उत्तल लेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। बोले ना, ये इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। देखिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। देखिए प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, तो ये होता है कांच में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रकाश का किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में या कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, प्रकाश की रेखा हमेशा गमन करती है सीधी रेखा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब केमिस्ट्री है, देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन में चलते हैं केमिस्ट्री का कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। इसे हम संक्षारण कहते हैं या गैल्वेनीकरण कहते हैं या पानी चढ़ाना या वैद्युत अपघटन। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ये नहीं, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, गैल्वेनीकरण। ठीक है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, काला होता है, पीला होता है या हरा होता है या श्वेत होता है। ये क्वेश्चन आप बताइएगा, ठीक है। होमवर्क, ठीक है, आप बताइएगा हमें। होम वर्क, ठीक है, होमवर्क हो गया। ये आप बताइएगा हमें। ये एकदम इजी क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। दिख रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए इसमें हमारा बनता है H2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सॉरी बी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। ऊष्माक्षेपी, जो साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाता है उस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? तो Na2SO3.5H2, Na2CO3.10H2। देखिए यही Na2CO3.10H2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र है, ठीक है। ये सूत्र है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही। देखिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का सूत्र होता है Na2CO3.10H2, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न कहता है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरीकरण अम्ल डालने पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस के आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं करता है, या आयरन लवण एवं जल सभी बनाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि CuO+H2 ये अभिक्रिया करता है तो बनता है हमारा Cu+H2O। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, अपचयन, उपचयन या उदासीनीकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो अब हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अपचयन अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। हर हाल में आगे बढ़ना है तो मुश्किल से भी टकराना होगा। मतलब आपको केमिस्ट्री नहीं आती है, जानते हैं केमिस्ट्री सभी को वीक लगती है, हार्ड है, पर इस मुश्किल से टकराने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ये केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री को भी किसी ने बनाया ही है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ये सहसंयोजी कहलाते हैं, या ये विद्युत संयोजी, या कार्बनिक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? यह कवक का होता है, या लीचेन, ये निकेल होना चाहिए शायद, नीचेन, या जिम्नोस्पर्म, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है, नीचेन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? हल्दी, मेथिल ऑरेंज, या फिनोल्फथेलिन, या मूली। तो इसमें देखिए सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है मूली को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। मूली को हम नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंध वाला नहीं है, बैलिना, प्याज, या शकरकंद, या लौंग का तेल। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, सी, शकरकंद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कौन निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्षार अम्ल है? तो H2SO4, HCl, H3PO4, HNO3, H2SO4, तो H2SO4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए भैया इस पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बताएं कि कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है।
ये प्रश्न कहता है कि एक विलेन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलेन का पीएच मान होता है 8 होता है या 10 होता है या 12 होता है या 6 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, 6 होता है। किसी विलेन के नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणत करने का संभवतः ये पीएच मान 6 हो जाता है, ये 6 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि निम्न में कौन धातु ठंड जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाता है। धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो सोडियम एवं पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, सोडियम एवं पोटेशियम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। भाई जल्दी जल्दी खींच रहे हैं, थोड़ा 100 क्वेश्चन कराना है, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना का पीएच मतलब सूत्र है तो ये CaO है या CO2 है या CaOH2 है या CaCO3 या Ca। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अमलगम का एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, कॉपर रहता है या पारा रहता है, सिलिकॉन या सिल्वर या पारा या सोना। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, पारा रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कि अमलगम के मिश्र धातु में एक धातु हमेशा रहता है पारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तांबा नहीं करता है या गोल्ड नहीं करता है या जिंक नहीं करता है या पोटेशियम नहीं करता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना। सोना सोनवा न लइबा दत खइबा बड़ी मार। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। Fe, Cu, Ni, Sb। देखिए तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा Sb। मतलब एंटीमन। ठीक है, देखिए Fe मतलब लोहा होता है, कॉपर मतलब Cu मतलब कॉपर, सॉरी, Ni मतलब निकेल, Sb मतलब एंटीबॉट। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न कहता है कि शुद्ध सोना को व्यक्त करते हैं। इस क्वेश्चन को आप हमें बता के बताइएगा होमवर्क में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एकदम ईजी है, नहीं तो रुकिए हम बता ही देते हैं कि सोना को 22 कैरेट का शुद्ध होता है या 24 कैरेट या 20 कैरेट या 12 कैरेट। तो हम बता दें कि सोना जो होता है कि 24 कैरेट की जो होता है कि वो शुद्ध होता है। ठीक है, लेकिन शुद्ध सोना से हम ये गहना जो होता है वो हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो बहुत नरम होता है। 24 कैरेट ओरिजिनल जो होता है वो बहुत नरम होता है। ठीक है, नरम होता है, बहुत नरम होता है। उसे बना इससे में हमें दूसरा मतलब 23 कैरेट 22 कैरेट मिलाना पड़ता है। हमें शुद्ध सोना से बना कभी शुद्ध सोना से मतलब हम बना ही नहीं सकते कभी ये ज्वेलरी होता है जो कि हम नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि पीतल है, धातु है, उपधातु है, अधातु है और मिश्रण है। देखिए पीतल हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ये है मिश्र धातु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किससे मतलब किसे चाकू से हम काटा जा सकता है। लिथियम को या कैल्शियम को या कॉपर को या आयरन को। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, हम लिथियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक बंध है, ये 7 सहसंयोजक आबंध है, ये 8 असहसंयोजक आबंध है या 9 मतलब सहसंयोजक आबंध है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, 7 सहसंयोजक आबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहे हैं खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर की से काली हो रही है, जो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पकी है, या ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या ईंधन आधा मतलब, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है।
ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। मतलब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन लिखा गया है, हाइड्रोजन यहाँ पे ड्रो लगे, हाइड्रोजन से कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, आयनिक, अयौगिक या हाइड्रोकार्बन या हैलोजन या अम्लराज। देखिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है, बी, जो कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब बायोलॉजी आता है, ठीक है, चलिए अब बायोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। चलते हैं बायोलॉजी की तरफ, ठीक है। चलिए हम सबका पहला क्वेश्चन है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ से होता है या तना में होता है या पत्ती में होता है या फूल में होता है? देखिए बताइए। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है पत्ती, जो पत्ती से होता है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 mg या 20 mg या 30 mg या 40 mg। तो जो मानव रक्त का उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 200 mg ठीक है। तो मानव के रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा 200 mg होती है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया के दौरान जो ऊर्जा ताप कितना प्रतिशत मतलब निष्कासित होता है हमारे श्वसन शरीर से, ठीक है। 20% होता है, 20% होता है या 40% होता है या 60% होता है या 80% होता है? देखिए तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, 20% होती है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भाइयों प्लीज़ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप सबके सब्सक्राइब से हम सबकी दिल को, आपसे दिल के और मेरे दिल से मिल जाएगी, ठीक है। और कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है आप सबको हम सब का वीडियो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कहता है कि मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित है। हमारा जो वृक्क है वो, हमारे शरीर में जो वृक्क होता है वो किससे संबंधित है, किस तंत्र का भाग है? पोषण के लिए, श्वसन के लिए या उत्सर्जन के लिए या परिवहन के लिए? देखिए वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी। वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी, किडनी, ठीक है। तो किडनी का आकार कैसा होता है, सेम के बीच का आकार का होता है, सॉरी ऐसे होता है, जो सिग्नल ऐसे होते हैं, ऐसे, हाँ ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इधर भी ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किडनी का आकार पूछा जा सकता है। ये यूरिया की राशि यहाँ से जाए तो 5 मीटर यहाँ से पैदा होती है। तो वृक्क जो हमारा है किडनी, वो कि किस मतलब कहा जाए कि कौन सा तंत्र का भाग होता है, तो ये होता है हमारा उत्सर्जन के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, उत्सर्जन के लिए। एट क्या हो रहा है, उत्सर्जन के लिए, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न कर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पौधे में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागन कहते हैं या निषेचन कहते हैं या विसरण कहते हैं या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं? देखिए जो पौधे से वायवीय भाग निकलते हैं उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, सब कोई जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कौन होता है? श्वसन, पोषण या उत्सर्जन या फिर उत्तेजनशीलता? देखिए वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है तो वह श्वसन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न है कि कौन सी क्रिया है जिससे जीव के लिए अनिवार्य है?
प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, श्वसन, चरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्वसन। श्वसन करना चाहिए बहुत हो सकता है इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा श्वसन। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण पौधे में होता है, वाष्पीकरण भी पौधे में होता है। चलन चलन तो सही होता है जीवन। चलन अगर नहीं करेंगे तो भी रह सकते, लेकिन बिना श्वसन के लोग नहीं रह सकते, इसलिए ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, या फिर लाल रक्त कण में, या फिर वर्ण लवक में, या श्वेत रक्त में। तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं? 3 विषम, या 2 विषम, या 4 विषम, या 5 विषम। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 4 विषम मनुष्य के हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 4 विषम पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, या प्रोटीन की, या प्रकाश की? ये प्रकाश है। तो देखिए हमें प्रकाश संश्लेषण से हमें प्राप्त होता है किसकी? तो ग्लूकोज की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ग्लूकोज की प्राप्त होती है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन होता है तो ये पत्तियों द्वारा होता है, या फूलों द्वारा होता है, या तना द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी कि फूल द्वारा। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जो पादप में होता है, पौधे में, तो किससे होता है? तो वो होता है इससे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा में जो जनन तंत्र होता है भाग नहीं है, अंडाशय नहीं है, या फिर गर्भाशय नहीं है, या फिर शुक्रवाहिनी, या अंडवाहिनी, डिम्बवाहिनी सॉरी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, जो शुक्रवाहिनी मादा में नहीं होते हुए नर में होते हैं, जिसे हम शुक्रवाहिनी। ठीक है, ये नर में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि मादा में नहीं होते हैं। अंडाशय होते हैं, गर्भाशय होते हैं, डिम्बवाहिनी भी होता है। ठीक है, और गर्भाशय तो हो ही गया। ठीक है, यह प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? नर युग्मक मादा युग्मक के संलग्न को हम कहते हैं किण्वन कहते हैं, या बौनापन कहते हैं, या मधुमेह कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, बौनापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, बौनापन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को हम बौनापन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाई नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। देखिए ये प्रश्न है, कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप का उदाहरण है सरसों है, गुड़हल है, या पपीता है, या मटर है। देखिए ऑप्शन नंबर ये तो सबको जानते ही, पर इसे आप बताइएगा। होमवर्क सॉरी इसे बता दी इसी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन होमवर्क में मिलेगा। ठीक है, होमवर्क क्या आप बताइएगा हमें कमेंट में। और ये आप लोग गलती करते हैं कि नहीं बताते हैं, पर बताना चाहिए आपको। बताइएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएगी, और हम सबको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा में होता है, यीस्ट में होता है, या फिर ये मलेरिया में होता है, या फिर पैरामीशियम में। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन यीस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन यीस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि फूलों में नर जनन अंग होता है। जो फूल है वो नर जनन कौन होता है? पुंकेसर होता है, या अंडक होता है, या फिर वर्तिकाग्र होता है, या फिर वर्तिका होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा
फर्स्ट, जो कि फूल में नर जनन अंग होता है पुंकेसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पुंकेसर। ठीक है, चलिए आप सब जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और बताइए कैसा लगा ये वीडियो। ये क्वेश्चन कहता है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा में, अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनियम में, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सॉरी ए, पैरामीशियम में नहीं, अमीबा में। द्विखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा में। ये सब कोई जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न कहता है कि इनमें किस जीव में बहुविखंडन होता है? अमीबा में, या हाइड्रा में, या मलेरिया में, परजीवी, या यीस्ट में। देखिए इसका ऑप्शन नंबर में क्या बोला गया है? जीव बहुविखंडन हो सकता है। तो बहुविखंडन कौन होता है? हमारा अमीबा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये कूटपात द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा सकता है, आप एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी जान सकते हैं। देखिए अमीबा जो होता है कि भोजन कूटपात से ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए ये प्रश्न है कि ब्रायोफाइलम में कौन से भाग का कायिक प्रवर्धन होता है? ये पत्ती का होता है, या फिर जड़ का होता है, पत्ती का होता है, या जड़ का होता है, या तना का होता है, या फूल का होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, पत्ती का होता है। ठीक है, किसका बोला जाता है? पत्ती का होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ब्रायोफाइलम जो होता है कि ब्रायोफाइलम कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो पत्ती में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, स्टार भी आई, ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, कि मानव मादा का निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, या योनि में, या फैलोपियन नलिका में। तो मानव मादा का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, फैलोपियन नलिका में। ठीक है, गर्भाशय में जो कि बच्चा पलता है। ठीक है, अंडाशय से मतलब फैलोपियन नलिका अंडाशय में ही आकर करता है, ये निषेचन क्रिया करता है। ठीक है, और योनि होता है कि जो कि वीर्य का ग्रहण करता है। ठीक है, ग्रहण करने का कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कह रहा है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीना में, हल्दी में, अदरक में, या इनमें से सभी में। देखिए तने द्वारा जो होता है कि कायिक प्रवर्धन ये सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी होता है, और अदरक में भी होता है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि हार्मोन स्रावित करता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, या बाह्यस्रावी ग्रंथि से, या नलिका ग्रंथि से, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कि अंतःस्रावी ग्रंथि से जो कि ये हार्मोन स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न है कि ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, या रक्त की कमी से, या मोटापा से। देखिए ग्वाइटर अथवा घेघा जो रोग होता है वो गर्दन पे जो कि है कि फूल जाता है। ठीक है, उसे हम घेघा रोग कहते हैं। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन मतलब नमक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? ये थायराइड्स में होता है, ये थायराइड्स में होता है, या यकृत में होता है, या फिर वृक्क में होता है, या फिर वृषण में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, थायराइड्स में होता है। थायरॉक्सिन का स्रावन थायराइड्स में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन का होता है, न्यूरॉन का होता है, या माइक्रोकॉन्ड्रिया का होता है, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेफ्रॉन में होता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यह क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए,
उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। भोजन पचता है जो कि उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। ये कहा जाता है कि एक एब्सिसिक अम्ल या जिबरेलिन या फिर इथाइलिन या फिर ऑक्सिन। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, इथाइलिन का उपयोग किया जाता है फल बेचने वाले के लिए, ठीक है। इथाइलिन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथाइलिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था। VBI। बोल दिए सो बोल दिए, आना है तो आना है, इसे आना निश्चित है। ये डार्विन ने लिखा है या ऑपरे ने लिखा है, लैमार्क ने लिखा है, कोई नहीं, इसे डार्विन ने लिखा है। VBI है, मोस्ट 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े, 26 जोड़े, 18 जोड़े या 14 जोड़े। ये आप बताइएगा कमेंट में से, ठीक है। और आप बताइएगा तो ठीक है, नहीं बताइएगा तो मेरा क्या, आप ही को घाटा है। आप बताइएगा तो आपको रिवीजन भी होगा, मुझे भी पता चलेगा कि आपको याद था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं। समजात अंग, असोसी अंग, समवृत्ति अंग या फिर है ये कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, जो करेक्ट आंसर समवृत्ति अंग, ठीक है। समवृत्ति अंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, जो कि समृद्धि अंग होता है, ठीक है। देखिए, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बताने के लिए, वो क्वेश्चन बहुत ईजी भी है लेकिन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं बताइएगा तो उसमें मुझे कुछ नहीं जाएगा, आपको ऊपर घाटा लग जाएगा, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा कि आपको याद था और आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि हाँ मुझे भी याद था, ठीक है। हम आपको चैलेंज देते हैं। ये क्वेश्चन है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिसके शारीरिक में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं। ऐसी संरचनाओं को हम समजात अंग कहते हैं, अवशोषी अंग कहते हैं या समवृत्ति अंग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, जिसे हम अवशोषी अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, ये हमारे सेशन का सबसे पहला जो कि यह वीडियो होगा कि आप सबका ये 1 घंटा प्लस का वीडियो होगा, ठीक है। 1 घंटा या 40 मिनट 50 मिनट प्लस का तो निश्चित होगा ही, ठीक है। ये हम लोग का सेशन का सबसे पहला वीडियो है। प्लीज़ इसमें आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है, कि वो भी जान सके, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यह क्वेश्चन है कि जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी, सॉरी। तो ये वाटसन ने किया था या मेंडल ने किया था, या इनमें से कोई नहीं, या वेडसन ने किया था। देखिए, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जिन शब्द का प्रस्तावना, देखिए इसका प्रस्तावना किसने किया था, तो वेलम जॉनसन ने किया था। वेलम जॉनसन। देखिए भाइयों, अब बहुत जल्द हम लोग बोर्ड पे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, और मिलते हैं इस पर बहुत दिक्कत होती है, इसलिए उस पर हम मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इसमें से कोई नहीं होगा। इसका प्रस्तावना किसने, वेमल जॉनसन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न है कि कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों का पुनः खोज से संबंध है। ये क्या बोल लिखा है। कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः होगा, ठीक है, पुनः खोज से संबंधित है। शर्मक, लैमार्क, डार्विन, लिनियस। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, शर्मक, ठीक है, जो कि वैज्ञानिक मंडल के नियमों के पुनः खोज से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कहा जा रहा है कि गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के या आरएनए के, या डीएनए तथा आरएनए दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो कि डीएनए और आरएनए दोनों हमारे शरीर में पाए जाते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन व डीएनए तीनों हमारे शरीर में पाए जाते हैं, इसलिए गुणसूत्र उसी से बने होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं अब थोड़ा।
चलिए प्रश्न है कि कोशिका की अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, आरएनए या गुणसूत्र, सॉरी आरएनए नहीं, डीएनए, जीन, गुणसूत्र, हरितन। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, डीएनए होता है कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये नीचे वाला ऑप्शन है तुप आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डीएनए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न है कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो जिन शब्द की ये क्वेश्चन आ गया, जॉनसन ने किया था, हम बोले थे ना, वेल जॉनसन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहे। चलिए प्रश्न है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनाफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। साफ जल से, गंदा जल से या मीठा जल से, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा गंदा जल से। जो कि मलेरिया होती है, हमारा मलेरिया रोग बीमारी होता है जो बुखार कहा जाता है, जिसे मादा एनाफिलीज मच्छर काट लेती है, इसलिए होता है। तो ये कहाँ से मिलता है, तो ये गंदा पानी से उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। साफ जल में, गंदा जल में, मीठे जल में, इनमें से सभी। तो ये साफ जल में उत्पन्न होते हैं। जो कि हमारा डेंगू उत्पन्न होता है, डेंगू मच्छर, जो कि वही बीमारी का ही रूप है। तो वो मच्छर कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो साफ जल से होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, डिंबवाहिनी। ये क्वेश्चन हो गया था शायद। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी लगेगा इसमें। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय के संपादन के लिए या शरीर के संतुलन बनाने के लिए या उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा। सभी के लिए हमारा मस्तिष्क उपयोगी है। ठीक है, उत्तरदायी है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न, ये क्वेश्चन कहता है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं एक प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, या तीन प्रकार के होते हैं, या चार प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो ये होते हैं मोटर न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन और एक है इंटर न्यूरॉन। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में सेशन के साथ, नए धमाकेदार वीडियो के साथ। आप लोग बताइए आपको कैसा, कौन सा चैप्टर चाहिए, कमेंट बताइएगा। और इसमें ये बताइएगा जो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो निश्चित बताइएगा कैसा लगा है। उसका आंसर आप हमें बताइएगा। ठीक है, बताइएगा तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप कितना पढ़े हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।